नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा जो पहला चैप्टर है जैविक वर्गीकरण, उसका ये तीसरा और अंतिम पार्ट है, अंतिम लेक्चर है इसका। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इस क्लास का यानी कि जैविक वर्गीकरण का अंतिम पार्ट करने वाले हैं। तो इस आज हम कार्डेटा को करेंगे, ठीक है, कार्डेटा संघ को। इसके पहले हमने नॉन कार्डेटा संघ में देखा था पादपों को, जंतुओं को, लेकिन आज हम करेंगे कार्डेटा संघ को, ठीक है। तो देखते हैं कार्डेटा में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो पहले इसके प्रमुख लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र होती है, ग्रसनी गिल छिद्र होती है, पोस्ट एनल पूंछ होती है, ठीक है। नोटोकार्ड कहाँ पे होता है? शरीर की पीठ की ओर ये पाई जाती है। ये शरीर में पीठ की ओर पाई जाती है। कुछ जीवों में तो ये जीवन भर रहती है, कुछ में बाद में रीढ़ यानी कि बैकबोन बन जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इसी को शरीर से सहारा मिलता है, नोटोकार्ड से शरीर को सहारा मिलता है, ठीक है। फिर आता पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र, इसमें पाई जाती है। ये नोटोकार्ड के ऊपर होता है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं से ये जुड़ा होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका से जुड़ा होता है। यह नसों का मुख्य रास्ता होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रसनी गिल छिद्र। ये गले के पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मछलियों में श्वसन के काम में आते हैं और मनुष्य में भ्रूण अवस्था में ये पाए जाते हैं। मछलियों में श्वसन के काम में आते हैं ये, और जब श्वसन के काम, और मनुष्य जब भ्रूणावस्था में रहता है तो उस समय ये मनुष्य में पाए जाते हैं। और पोस्ट एनल पूंछ क्या होती है? गुदा के पीछे शरीर का एक बढ़ा हुआ भाग होता है। मछली, मेंढक, छिपकली में तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है, मनुष्य में भ्रूण अवस्था में ये देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो कार्डेटा होता है इसके 3 उपसंघ होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। कौन कौन से उपसंघ होते हैं? पहला है यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा ब्रेटा यानी कशेरुकी। पहला क्या है? यूरोकार्डेटा, दूसरा सिफेलोकार्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा या ब्रेटा या फिर इसको कशेरुकी भी कहते हैं। चलिए यूरोकार्डेटा को देखते हैं। ये इसमें इसकी विशेषता क्या है? ये सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड के रूप में उपस्थित होता है। लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड उपस्थित रहता है, वयस्क में ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एसिडिया, सैल्फा डोलिओलम, ठीक है, इसमें यूरोकार्डेटा में आते हैं। सिफेलोकार्डेटा में क्या आता है? सिफेलोकार्डेटा में पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक, ठीक है, सिर से पूंछ तक क्या पाया जाता है? नोटोकार्ड उपस्थित होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फीऑक्सस। ब्रैंकियोस्टोमा के एम्फीऑक्सस भी कहते हैं। ये सिफेलोकार्डेटा में आ जाएंगे। वर्टिब्रेटा कशेरुकी में क्या होता है? सिर्फ भ्रूण अवस्था में ही नोटोकार्ड उपस्थित होता है। वयस्क होने पर यह नोटोकार्ड एक अस्थिल या फिर उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बैकबोन कहा जाता है। बाद में इसको बैकबोन नाम दे दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें याद करने लायक हैं, तो आप लोग याद करते चलिएगा सभी चीज़ों को, ठीक है। वर्टिब्रेटा का विभाजन जो है मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमाटा, ठीक है। एग्नेथा में क्या होता है? जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबकि ग्नैथोस्टोमाटा में जबड़े उपस्थित होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे प्रोटोकार्डेटा एग्जाम में आ जाता है कि प्रोटोकार्डेटा क्या होता है। प्रोटोकार्डेटा, तो प्रोटोकार्डेटा होता है यूरोकार्डेटा एवं सिफेलोकार्डेटा को एक साथ जब मिलाया जाता है तो इसको हम क्या कह देते हैं? प्रोटोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा प्लस सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, जब इन दोनों को एक साथ मिलाते क्या बोल देते हैं? प्रोटोकार्डेटा। और ये मुख्यतः प्रोटोकार्डेटा जो होते हैं मुख्यतः समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इस प्रकार सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं। जितने भी कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा वाले होते हैं वो रज्जुकी होते हैं, यानी नोटोकार्ड होता है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। तो अगर इसको हम एक समुच्चय के फॉर्म में बनाएं तो ये कह रहा है जितने भी कशेरुकी होते हैं वो रज्जुकी होते हैं।
तो कशेरुकी छोटे को मान लीजिए, छोटे गोले को, और रज्जुकी जो है बड़े गोले को। ठीक है, तो जितने कशेरुकी प्राणी हैं वो रज्जुकी तो हैं, लेकिन जितने रज्जुकी हैं वो कशेरुकी नहीं है। ये स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा पूछता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जो होते हैं, इनका दो मुख्य भागों में विभाजन किया जाता है। एक है एग्नेथा और एक दूसरे हैं ग्नैथोस्टोमाटा। एग्नेथा में जबड़े नहीं होते हैं, लेकिन ग्नैथोस्टोमाटा में जबड़े उपस्थित होते हैं। एग्नेथा वर्ग में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से साइक्लोस्टोमाटा आता है। अब साइक्लोस्टोमाटा की क्या क्या विशेषताएं होते हैं इसे देखते हैं। इसमें जबड़े नहीं होते, शरीर जो है इल जैसा होता है। ठीक है, और इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। किसके? मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। ये समुद्री होते हैं, लेकिन प्रजनन हेतु अलवणीय जल यानी कि मीठे जल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये समुद्र का पानी क्या होता है? खरा होता है, लेकिन प्रजनन के लिए ये मीठे जल में या अलवणीय जल में प्रवास कर जाते हैं। अजनन के कुछ दिन बाद ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब जनन हो जाती है तो कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजॉन, जिसको लैम्प्रे कहते हैं, मिक्सिम यानी हैगफिश। ठीक है, अब हम अगर ग्नैथोस्टोमाटा में देखें, जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं, तो इनमें कौन कौन से वर्ग आते हैं उसको देखते हैं। पहला आता है मत्स्य वर्ग, दूसरा आता है हमारा टेट्रापोडा। ठीक है, मुख्य रूप से दो वर्ग आते हैं। पहले कौन है? मत्स्य वर्ग, दूसरे टेट्रापोडा। मत्स्य वर्ग में भी क्या होता है कि इसमें क्वाड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस दो वर्ग इसमें आते हैं, इसके उपवर्ग। ठीक है, मत्स्य स्पीसीज जो होते हैं इसमें मुख्य पंख जो होता है उपस्थित होता है। तो इसके दो उपवर्ग हो गए, क्या क्या? क्वाड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। क्वाड्रिक्थिस जो है इसमें उपास्थि जो है कंकाल का बना होता है, एयर ब्लैडर अनुपस्थित होती है, आंतरिक निषेचन होता है, और इसमें इसका उदाहरण है सारकरे। जबकि ऑस्टिक्थिस जो है इसमें अस्थि कंकाल की बनी होती है, ईयर ब्लैडर उपस्थित होता है, और बाह्य निषेचन इसमें होता है। इसके उदाहरण है रोहू, कतला, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, टेट्रापोडा की क्या विशेषता है? ये 4 पैरों वाले होते हैं। इसमें उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग आते हैं। चलिए अब इसको डिटेल से आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं मत्स्य वर्ग को। ठीक है, पहले हम किसको देखेंगे? मत्स्य वर्ग को। मत्स्य वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? ये जलीय कशेरुकी होती है, यानी जल में पाए जाने वाले कशेरुकी होते हैं। इनके पंख उपस्थित होते हैं। ये श्वसन गलफड़ों द्वारा करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा। और इनका हृदय जो है 2 कक्षीय होता है। ठीक है, इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। तो इसमें 2 प्रकार के मत्स्य वर्ग हैं, एक है क्वाड्रिक्थिज और दूसरा है ऑस्टिक्थिज। ठीक है, एक है क्वाड्रिक्थिज को उपास्थि मछलियाँ कहते हैं, जबकि ऑस्टिक्थिज को अस्थि मछलियाँ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अस्थि मछलियाँ कहते हैं। अब क्वाड्रिक्थिज की हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या होता है? धारा रेखीय शरीर वाले ये समुद्री प्राणी होते हैं। ठीक है, ये धारा रेखीय होते हैं, इनका शरीर होता है। ठीक है, जिनमें पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु इनमें पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु इनमें जबड़े जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, इनके क्वाड्रिक्थिज जो होते हैं इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सभी मछलियां हैं जिनका हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है। इनका हृदय 2 कक्षीय यानी 2 प्रकोष्ठ वाले होते हैं। इनका अंतःकंकाल उपास्थि होता है, इनमें हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उपास्थि की हड्डी ये होती हैं अंतःकंकाल इनकी, और इनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, वायु के कोष या वाताशय की इनमें अनुपस्थिति होती है, यानी ईयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। इसके कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। ठीक है, जीवित रहने हेतु लगातार तैरते रहते हैं। इन प्राणियों में कुछ में तो विद्युत अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे टारपीडो में विद्युत अंग पाए जाते हैं, और कुछ में विषदंड पाए जाते हैं, जैसे स्टिंगरे को ट्राइगॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगॉन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे प्राणी होते हैं? ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी। अधिकांश जरायुज अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। जरायुज का मतलब होता है बच्चे को जन्म देने वाले। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा
स्कॉलियोडॉन, जिसको डॉग फिश भी कहते हैं, इसको आप लोग ये नाम भी लिख लीजिएगा, डॉग फिश भी कहते हैं। प्रेस्टिस, इसको सॉफिश भी कहते हैं, सॉफिश। कॉर्केरोडॉन, इसको विशाल सफ़ेद शार्क भी कहते हैं, सफ़ेद शार्क। ट्राइगॉन, स्टिंगरे, ब्लू शार्क और वेल शार्क, ठीक है, और वेल शार्क। ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं कॉन्ड्रिक्थिस के उदाहरण। अब इनमें जो पूंछ होती है ये विषम परडी होते हैं, नीचे से छोटी ऊपर से बड़ी होती है, ठीक है, नीचे से छोटी पूंछ होती है, ऊपर जाते जाते बड़ी हो जाती है, जैसे ब्लू शार्क में आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरे प्रकार की जो मत्स्य वर्ग है ऑस्टिक्थिस के बारे में। ऑस्टिक्थिस जो होती है, इस वर्ग की जो मछलियाँ होती हैं लवड़ी और अलवड़ी दोनों जल में पाई जाती हैं। लवड़ीय और अलवड़ीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल जो होता है अस्थिल होता है, ठीक है, इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। इनमें वायु के कोश उपस्थित होती है, ठीक है, एयर ब्लैडर जो उत्प्लावन में सहायक होती है। किसमें? उत्प्लावन में। हृदय इनका 2 प्रकोष्ठों का बना होता है। मछली का एयर ब्लैडर जो होता है मछली का सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों रूप में कार्य करता है। मछली का एयर ब्लैडर किसमें हेल्प करता है? एक तो हेल्प करता है श्वसन में और दूसरा द्रव स्थैतिक में, द्रव स्थैतिक में, ठीक है। ये सभी जो होते हैं असमतापी होते हैं और अधिकांश अंडा देने वाले होते हैं। अधिकांश कौन होते हैं? अंडे देने वाले। अगर इसके उदाहरण में देखें हम तो एक जो सीड्स जो कि फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, और लवड़ी जल में यानी कि मीठे जल में जो होती हैं वो होती हैं रोहू, कातला, मांगुर, ठीक है, सभी मछलियाँ हैं। एक्वेरियम में भी कुछ ऐसे पाई जाती हैं मत्स्य वर्ग, जैसे पेट्रोफिलम, एंजल फिश, बेट्टा यानी कि फाइटिंग फिश, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें। डॉग फिश को जो है स्पेड नोज शार्क भी कहा जाता है। किसको? डॉग फिश। एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है, ये जो नोट में आपको दे रखी हूँ ब्रैकेट बना के, तो एग्ज़ाम में ये सब पूछ लेता है। और वैसे तो सारे तथ्यों को पूछता रहता है, लेकिन ऐसे पूछ सकता है डॉग फिश को किस नाम से जाना जाता है, तो स्पेड नोज शार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो हैमर हेड है, हैमर हेड शार्क, ब्लू शार्क, बुल शार्क, स्मूथ हॉर्न्स और स्कॉलिडॉन ये जरायुज शार्क है, यानी कि बच्चा जन्म देने वाली ये शार्क प्रजातियां हैं, ठीक है। और कॉड जो होती है एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। यह अपने यकृत तेल हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सी मछली? कॉड मछली, ठीक है। अब हम देखते हैं टेट्रापोडा वर्ग को। किसको देखेंगे? टेट्रापोडा वर्ग को। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? उभयचर आता है यानी कि एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया जो होते हैं ये जल तथा स्थल दोनों पर निवास करने वाले होते हैं। इनमें 2 जोड़े पैर पाए जाते हैं और कुछ में तो पूंछ भी पाई जाती है। इनकी त्वचा जो होती है नम और सल्क रहित होती है और नेत्र जो होते हैं पलक वाले होते हैं। और इनमें जो श्वसन है क्लोम द्वारा, फुफ्फुस द्वारा व त्वचा द्वारा होता है। श्वसन उभयचर में किसके द्वारा होता है? क्लोम, फुफ्फुस, त्वचा द्वारा, ठीक है। और इनका जो हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। ये असमतापी अंडोत्सर्जन वाले होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो बुफो यानी कि टोड, मेढक, हाइला, वृक्ष मेढक को हाइला कहते हैं, सैलामेंडर, ठीक है। एक्थियोफिस जो होती है पादप रहित होती है, इसमें जिह्वा नहीं पाई जाती है, ठीक है। पाद रहित यानी कि इनमें पैर नहीं होता और जिह्वा भी नहीं होती है। अब कुछ नोट में देख लेते हैं। लंग्स जो होती है लंग फिश मत्स्य यानी कि मछली एवं उभयचरों के बीच की कड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? लंग फिश। नेक्टियूरस जो है सैलामंडर की एक प्रजाति है। मेंढक के कायांतरण में जो होती है आंत छोटी हो जाती है। ये सभी फैक्ट्स याद करने लायक हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेढक त्वचा के द्वारा सांस लेता है क्योंकि उसकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है, ठीक है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती हैं। स्थल पर जो है वयस्क मेंढक जो होता है यानी बड़ा मेंढक फेफड़े द्वारा श्वसन करता है।
अब अगला देखते हैं सरीसृप के बारे में, यानी इसको रेप्टिलिया कहते हैं। सरीसृप जो होते हैं ये अधिकांश स्थलीय प्राणी होते हैं जिनकी शरीर शुष्क शल्कयुक्त, तो ये हटा दीजिए, इनका जो शरीर होता है शुष्क शल्कयुक्त त्वचा से ढका हुआ रहता है। और ये जो शल्क होते हैं किरेटिन नाम से बने होते हैं। किरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। इनका जो हृदय है 3 प्रकोष्ठों वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप होते हुए भी 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय वाला होता है। मगरमच्छ का जो हृदय है 4 प्रकोष्ठों से यानी 4 कक्षों को से बना रहता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सरीसृप होते हुए भी मगरमच्छ के हृदय कितनी कोष्ठों से बनकर बनी होती है, प्रकोष्ठ से। तो आपको पता होना चाहिए मगरमच्छ का हृदय 4 प्रकोष्ठ से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये असमतापी होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए टर्टल, टॉर्टाइस, ब्रिज, छिपकली, गिरगिट, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, करैत, वाइपर, ठीक है। अब जहरीले सांप जो नहीं है उनके बारे में बता देती हूँ। बोआ, पायथन, बुल स्नेक और किंग स्नेप जो हैं ये जहरीले सांप नहीं होते हैं, ठीक है। जहरीले सर्पों की विष ग्रंथियाँ जो होती हैं कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथियों के समान होती हैं, ठीक है। लार ग्रंथियों की इनके समांग होती हैं। इनके जहरीले दंत जो होते हैं मैक्सिलरी दंत यानी जंभिका के रूप में, जीभ के रूप में रूपांतरित रहते हैं। चलिए अब देखते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षियाँ जो होती हैं इनका मुख्य लक्षण होता है शरीर के में पंख ऊपर जो होता है पंखों की उपस्थिति होती है जिससे ये उड़ सकती हैं। शरीर के ऊपर पंख होता है जिससे ये उड़ सकती हैं। इनमें क्या होती है, चोंच पाई जाती है। इनके अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां जो होती हैं खोखली होती हैं तथा वायु कोश युक्त होती हैं, यानी एयर ब्लैडर इनमें पाया जाता है। इनका हृदय 4 प्रकोष्ठों वाला होता है। समतापी होती हैं। श्वसन इनका फुफ्फुस द्वारा होता है। पक्षियों में शब्दिनी यानी कि सायरिंग्स नामक वाद्य यंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग, सायरिंग्स या शब्दिनी जो है वाद्य यंत्र किस में पाया जाता है, तो ये पक्षियों में पाया जाता है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है, ठीक है, क्योंकि प्रायः बायां अंडाशय ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा जो होता है फेफड़े एवं वृषण दो होते हैं पक्षियों में, गुर्दा, फेफड़े और वृषण। अब हम बात करते हैं स्तनधारियों के बारे में कि स्तनधारियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। स्तनधारी जो होते हैं इस वर्ग के प्राणी जो होते हैं ध्रुवी, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जल, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफा जैसे वातावरण में पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी उड़ने तथा पानी में रहने के लिए भी अनुकूल होते हैं। डायफ्राम की उपस्थिति जो होती है स्तनधारियों का सबसे मूलभूत लक्षण है, ठीक है। डायफ्राम एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर कि स्तनधारियों की मूलभूत विशेषता क्या है, डायफ्राम का होना। इनका सर्वप्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं जिनसे बच्चा पोषण प्राप्त करता है। इनमें 2 जोड़ी पाद यानी कि 2 जोड़ी पैर जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूल होता है। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तथा बाह्य कर्णपल्लव पाए जाते हैं। हृदय इनका 4 प्रकोष्ठों से बना होता है तथा श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम द्वारा होती है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे देने वाले होते हैं। देखते हैं कुछ स्तनधारियों के बारे में जो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले स्तनधारी जिसको प्रोटोथेरिया भी कहते हैं, प्रोटोथेरिया में देखते कौन कौन आ रहा है, प्लैटिपस या डकबिल, स्पाइनी एंट ईटर या एक्डिना, मोनोट्रेपमाना, माटा गढ़ के। इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता परंतु रोम पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर अपने शिकार को पकड़ते हैं। यह स्तनधारी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये स्तनधारी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। कौन, प्रोटोथेरिया। अब बच्चे देने वाले स्तनधारी कौन है कि पहला है मेटाथेरिया मार्सुपियस मैमल्स कहते हैं जिसमें कंगारू आता है, मैक्रोपस और कोयला आता है। दूसरा यूथेरिया वर्ग जिसको प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, इसमें कुत्ता, बिल्ली, भालू, जायंट पांडा, लोमड़ी, सील, वालरस, हायना, बाघ, शेर, कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आता है डॉल्फिन, वेल किलर वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, ये सब कौन है, बच्चे देने वाले, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। मनुष्य आ जाता है, गीबन, महान कपी, गुरिल्ला, चिंपैंजी और उटैन प्राइमेट्स गण के अंतर्गत आते हैं। ये भी किस में आ जाते हैं, सब बच्चे देने वाले स्तनधारी हैं, ठीक है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ब्लू व्हेल जो है विशालतम स्तनधारी होती है एवं विश्व का सबसे विशाल प्राणी भी है। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक यानी बच्चा पैदा करती है एवं जन्म के समय ही वह विश्व की सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। इसके वजन में प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। जंतु जगत में इनके शावक वृद्धि की दर सबसे तीव्र होती है। क्रील के अतिरिक्त जू प्लैंकटन, स्कीड्स तथा विभिन्न प्रकार की छोटी मछलियां इनका भोजन है। पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। ठीक है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय नहीं पाया जाता, परंतु रीढ़ वाले प्राणी होते हुए भी घोड़े एवं चूहों में पित्ताशय नहीं होता है। ठीक है, चमगादड़ के मध्यपट यानी डायफ्राम, चमगादड़ में मध्यपट यानी डायफ्राम उपस्थित होता है, जिसके कारण वह पक्षियों से भिन्न हो जाता है। खरगोश जो है सदस्यों को चेतावनी देने हेतु पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इसमें पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ब्रैकेट में हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जैविक वर्गीकरण का चैप्टर जो आज समाप्त हो गया। अब आगे हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो, और शेयर भी ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।